आज इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐलान कर दिया कि अगर देश के साथ गद्दारी करोगे तो हम नागरिकता खत्म कर देंगे। कैसे देखते हैं आप? ये फैसला 2008 में भी लिया था। पहले था ब्रीच ऑफ लॉयल्टी, अब आ गया आतंकवाद और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इन दोनों मुद्दों पे यदि सरकार को लगता है कि ये दोनों चीज तुम्हारे पास है तो तुम्हारी सदस्यता राष्ट्र की गई। यदि सदस्यता गई राष्ट्र की तो इसका माने क्या क्या है? राइट टू वोट खत्म, राइट टू सब्सिडी खत्म, राइट टू ऑक्यूपाई पब्लिक ऑफिस खत्म, इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वाइस प्रेसिडेंट हो खत्म। न सेना में, न जुडिशरी में, न पुलिस में, न एजुकेशन सिस्टम में घुसने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि इन्हीं सिस्टम का दुरुपयोग करके आप राष्ट्रद्रोह करते हो। देश को खतरा कैसे है? देश को खतरा है दो बिंदुओं से, बाहरी दुश्मन और आंतरिक जयचंद। ये बिल से निकलते हैं, डसते हैं, फिर बिल में वापस, अब ढूंढते रहो। यदि कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, तिरंगा का अपमान होता है, जो अब नहीं हो रहा है, पहले तो होता था, एक प्रोपेगेंडा मशीनरी बनाते हैं टूल किट। जहां मोदी जी ने कुछ कहा, जहां जनरल रावत ने कुछ कहा, शुरू हो जाते हैं ये हारमोनियम तबला लेके झाल बजाना शुरू कर देते हैं। तो ये इंप्रेशन पूरे वर्ल्ड में क्रिएट करते हैं, देखो हिंदुस्तान रले राख नहीं है, देखो अल्पसंख्यक लोग कितने कष्ट में हैं। ये इनकी सोची समझी रणनीति है। तो जो मैंने कहा ना, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, उसका ये हिस्सा है। 144 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस देश के अंदर है। कांग्रेस एक ISI के एजेंट को ये 2008 के बाद बुलाई कि हमको आतंकवाद से क्या लड़ना है, कैसे लड़ना है। हद हो गई, हद हो गई यार। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। जिस तरीके से अगर कोई संगठन वहां पर जो बैन किया हुआ है, अगर उसकी सदस्यता ली हुई होगी तो उसको भी नागरिकता से बाहर कर दिया जाएगा। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ जनरल SP सिन्हा जी हैं, विशिष्ट सेवा जो मेडल मिला हुआ है, और उनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर नागरिकता की बात आती है तो बहुत सारी कंट्रियां हैं जो ठोस कदम उठाती हैं। आज इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐलान कर दिया कि अगर देश के साथ गद्दारी करोगे तो हम नागरिकता खत्म कर देंगे। कैसे देखते हैं आप? इस पूरे विषय पे 9 बिंदु है और हम आर्मी के सिखलाई की तरह पॉइंट बाय पॉइंट हर एक बिंदु पे चलेंगे। ज़्यादा जिलेबी नहीं छानेंगे, ठक ठक बुलेट फॉर्म में बात करूंगा मैं। अब आते हैं पहला बिंदु। पहला बिंदु है कि जो इजराइल ने फैसला लिया है, ये फैसला 2008 में भी लिया था कि उसमें कहा गया था, जो फैसला लिया था इजराइल के कैबिनेट ने, कि इजराइल स्टेट सिटीजनशिप को रिवोक कर सकता है। कब? जब उसको लेगा कि ब्रीच ऑफ लॉयल्टी है, देश के साथ विश्वासघात है। और अब 21/7/2022, आज है 30, 9 दिन पहले इजराइल ने फिर एक घोषणा की है कि रिवोक करेगा देश सिटीजनशिप। किस किस हालत में? 2 हालत में, आतंकवादियों के खिलाफ और ऐसी हरकत जिससे लगता है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, विश्वासघात है। दोनों चीज़, पहले था ब्रीच ऑफ लॉयल्टी, अब आ गया आतंकवाद और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इन दोनों मुद्दों पे यदि सरकार को लगता है कि ये दोनों चीज़ तुम्हारे पास है तो तुम्हारी सदस्यता राष्ट्र की गई। अब सवाल पैदा होता है कि यदि सदस्यता गई राष्ट्र की तो इसका माने क्या क्या है? जनता तो जानना चाहिए ना। आपने छीन लिया सिटीजनशिप तो क्या क्या है, इसका माने क्या है? पहला चीज़, राइट टू, जो मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, राइट टू वोट खत्म। ऐसा होना चाहिए। अब इजराइल में क्या कहा होगा पता नहीं, बट मेरा जो इंटरप्रिटेशन है, राइट टू वोट खत्म, राइट टू सब्सिडी खत्म, राइट टू ऑक्यूपाई पब्लिक ऑफिस खत्म, इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वाइस प्रेसिडेंट हो खत्म, मुख्यमंत्री बनना खत्म, ये सब चीज़ खत्म। फिर आपको न सेना में, न जुडिशरी में, न पुलिस में, न एजुकेशन सिस्टम में घुसने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि इन्हीं सिस्टम का दुरुपयोग करके आप राष्ट्रद्रोह करते हो। ये मेरी एनालिसिस है। अब आते हैं कि देश को खतरा कैसे होता है। हम लोग को सेना में सिखाया गया है थ्रेट परसेप्शन, और उसी के आधार पे हम लोग अपना काउंटर प्लान बनाते हैं। जैसे जनरल रावत कहते थे 2.5 फ्रंट वॉर सिनेरियो, चाइना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जयचंद, 2.5 फ्रंट। तो वो थ्रेट परसेप्शन
क्या है, देश को खतरा कैसे है? देश को खतरा है दो बिंदुओं से, बाहरी दुश्मन और आंतरिक जयचंद। बाहरी दुश्मन तो ठीक है, हम जानते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन है, आईबी से आतंकवादियों को भेजेगा। जो तुम्हारे घर में सांप जयचंद सोए हुए हैं और तुम सो रहे हो, रात को उठेगा, टक डसा, तुम मर गए। सबसे खतरा तो देश को इन जयचंदों से है, जो सांप तुम्हारे घर में बैठे हैं और तुम जानते नहीं हो कि कौन से कौन सांप है, कौन राष्ट्रभक्त है, नहीं पता। तो वो कब डसेगा, कैसे क्या करेगा, ये खतरनाक स्थिति है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आंतरिक जयचंद हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो अपने क्राउड में, हमारे ही देश के क्राउड में अंदर मिले हुए हैं। तो वो पूरे देश की प्रति की सिस्टम जो है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, कुछ स्टेट सीक्रेट भी जानते हैं, टैक्टिक्स जानते हैं, देश के स्ट्रेटजी जानते हैं, सेना के बारे में इक्विपमेंट मूवमेंट हो रहा है वो सब जानते हैं। ये सब दुश्मन को ये फैला दे सकते हैं इंफॉर्मेशन। कैसे बचा जाएगा इनसे? बताता हूँ धीरे धीरे। मैंने कहा ना 9 बिंदु, जब मैं ख़त्म करूँगा तो तुम्हारे पास कोई पॉइंट नहीं होगा। तो ये आंतरिक दुश्मन है ना, ये ज़्यादा खतरनाक है। हमने 65 में तो पाकिस्तान को हराया, 62 के बाद चाइना को भी हराया, 71 में फिर पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान को कारगिल में हराया 1999 में। लेकिन व्हाट अबाउट आंतरिक जयचंद? इन जयचंदों का हमने क्या किया? क्योंकि ये विजिबल नहीं है, ये बिल से निकलते हैं, डसते हैं, फिर बिल में वापस, अब ढूंढते रहो। तो ये कहानी है। अब आते हैं कि राष्ट्र को क्यों इन राष्ट्रद्रोहियों से खतरा है। जैसा मैंने कहा, आप ही के बीच में छुपे हुए हैं, सबके देश के सीक्रेट के बारे में पता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के दुश्मन देशों के ये एजेंट्स के रूप में काम करते हैं, उनको सूचना पहुंचाते हैं। यदि कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, तिरंगा का अपमान होता है, जो अब नहीं हो रहा है, पहले तो होता था, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे जेएनयू में, दिल्ली में जेएनयू के अंदर हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अफजल हमदगर शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन है भाई कातिल? सुप्रीम कोर्ट। उसको तुम बोल रहे हो कातिल है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है क्या? तो सवाल ये है कि उसके बाद ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, ये दोनों शब्दों में फ़र्क है। इनकी जो टूल किट है इतनी शैतान है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन भी करते हैं और डिस इन्फॉर्मेशन भी करते हैं, वो ख़तरनाक है। ये वीवीआईपी का मूवमेंट, सेना का मूवमेंट, इक्विपमेंट मूवमेंट, हमारी तैयारी, ये हम जो क्रिटिकल अभी आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में मोदी जी कर रहे हैं, इक्विपमेंट नया डेवलप, उसके बारे में दुश्मन को बताना, ब्रह्मोस के बारे में अपग्रेडेशन का सीक्रेट डिटेल पाकिस्तान को देना, हनी ट्रैप में फंसना, ये खतरा है। किसके मन में राष्ट्रद्रोह चल रहा है? कोई आप मेडिकल में आपकी तबीयत खराब है तो जाके तो वो क्या स्कैनर होता है, उससे तो पता चल जाता है कि पंगा कहाँ है। इनका कैसे स्कैन करो इनको कैसे स्कैन करो कि ये राष्ट्रद्रोह है? यहाँ तो मैपिंग करेगा नहीं कोई इक्विपमेंट नहीं बना। तो ये खतरनाक है। जो खुल के सामने आए हैं, जैसे आपने 2-3 बातें कही, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, ईसा अल्लाह भारत के टुकड़े होंगे, अफजल हम तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी तो कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो आज इजराइल ऐसा बड़ा कदम उठा रहा है। भाई फिर मैं बोलूँगा 9 पॉइंट तक मेरा वेट कर, उसके बाद तुम्हारे पास कोई प्रश्न नहीं होगा। हम लोग फौजी लोग प्रश्न का मौका ही नहीं देते। 9 पॉइंट ख़त्म करूँगा और तुमसे पूछूंगा कवर कर दिया मैंने, तो बोले हाँ सर कवर कर दिया, तुम बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगा। अब आते हैं ये ट्रेटर्स जो जयचंद है हिंदुस्तान के अंदर, ये कैसे अपने को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? पहले ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में स्लीपर सेल्स है, राजद्रोही हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के लोग हैं, टूल किट है, नेटवर्किंग इनका है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इनके बंदे हैं, मीडिया में इनके बंदे हैं, फाइनेंसिंग कौन कैसे करेगा, विदेश से कैसे टेरर फंडिंग आएगा, वो सब फाइनेंशियल नेटवर्क है, हवाला के लोग के साथ इनका है, जुडिशरी को कैसे प्रभावित करना है, कैसे सेना में, पुलिस में, पॉलिटिकल सिस्टम में पेनिट्रेट करना है। अभी देखो हमीद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट रहा था,
ईरान में क्या किया आपको पता ही है, आप लोग को सबको, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। एक प्रोपेगेंडा मशीनरी बनाते हैं, टूल किट। जहाँ मोदी जी ने कुछ कहा, जहाँ जनरल रावत ने कुछ कहा, शुरू हो जाते हैं ये हारमोनियम तबला लेके झाल बजाना शुरू कर देते हैं। तो ये इम्प्रेशन पूरे वर्ल्ड में क्रिएट करते हैं, देखो हिंदुस्तान रले लायक नहीं है, देखो अल्पसंख्यक लोग कितने कष्ट में हैं। ये इनकी सोची समझी रणनीति है। तो जो मैंने कहा ना, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, उसका ये हिस्सा है। फिर ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको टारगेट करते हैं। एग्जाम्पल, कर्ण पुरोहित, इतना राष्ट्रवादी आदमी, उसको क्या किया किसी सरकार ने। अब इसका इन लोग का मेथडोलॉजी क्या है, जहाँ ये देखते हैं कि ये सेंसिटिव जगह है या ब्रह्मोस में नौकरी कर रहा है, हनी ट्रैप, पैसा फेंको, परिवार को किसी को तोड़ लो, ऐसा सीन क्रिएट करो कि तुम डिनर खा रहे हो, उसको ब्लैकमेल करो। तो ये सब सिस्टम है, बहुत सोची समझी रणनीति है। उसके बाद ये जो कुछ देश के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 144 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस देश के अंदर हैं। क्या हमने भारत माता को ये 144 आतंकवादी संगठनों से मुक्ति दिलवाई? पीएफआई, जाकिर नायक का पीस टीवी। जाकिर नायक कौन है? जहर उगलता है, और उसको कांग्रेस पार्टी वीवीआईपी बना के लेक्चर के लिए बुलाती थी। कांग्रेस एक आईएसआई के एजेंट को ये 2008 के बाद बुलाई कि हमको आतंकवाद से क्या लड़ना है, कैसे लड़ना है। हद हो गई, हद हो गई यार। जो दुश्मन है, जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, उससे आप ज्ञान ले रहे हो कि आतंकवाद को हमसे कैसे लड़ना है। मान गए इस देश को। अच्छा, अब तो ये जो पूरा खेल है, उसके बाद इनको जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो जयचंद बैठे हैं वो सपोर्ट करते हैं। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। हमीद अंसारी, ईरान में एम्बेसडर, रॉ के एजेंट्स के बारे में बताया, उनको पिकअप कर लिया गया, टॉर्चर किया गया, क्या क्या हुआ, वो एक्स रॉ चीफ एनके सूद ने उसका खुलासा किया है। और ऑन रिकॉर्ड एनके सूद का स्टेटमेंट है, वीडियो आपके पास भी होगा। तो ये तो मनगढ़ंत कहानी नहीं है ना भाई। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाता है कि हमको मदद करो मोदी जी को हटाने के लिए। मतलब क्या ये राजद्रोह नहीं है? आप अपने देश के राजा तुल्य, पिता तुल्य प्रधानमंत्री को एक दुश्मन के पास जाते हो कि इसको हटाओ, क्या ये षड्यंत्र नहीं है? क्या ये राजद्रोह नहीं है? उसके बाद मोरारजी देसाई बहुत ऑनेस्ट है, मैं मानता हूँ। मैं खुद उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ। उनकी सोच, योग का ध्यान, यूरिन थेरेपी सब सराहनीय है, मैं मानता हूँ। लेकिन आपने जियाउल हक को अपने रॉ एजेंट्स के बारे में क्यों बता दिया? मोरारजी बताइए, क्यों जियाउल हक को बताया? और 24 घंटा में जियाउल हक एक्शन में आया, हमारे सब रॉ एजेंट्स को मरवा दिया। जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह से राजद्रोह करता है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठा है, इस देश का क्या होगा? हामिद अंसारी ईरान में इतना बिट्रे करता है देश को, और उसको कांग्रेस सरकार वाइस प्रेसिडेंट बना देती है 2 बार। और तो प्रेसिडेंट बनाने जा रही थी सोनिया, वो तो माननीय प्रणब दा ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया तो देश बच गया। नहीं तो सोचो, यदि हामिद अंसारी देश का राष्ट्रपति होता, कमांडर इन चीफ, कितने सीक्रेट जाते पाकिस्तान के पास। दिलीप कुमार के घर में ट्रांसमीटर पाया गया जो पाकिस्तान को मैसेज जा रहा था, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा छोड़ दो क्योंकि मैं इनका फैन हूं। वाह रे देश, वाह रे देश, कमाल है ये देश। एक बार नहीं 3-3 बार ट्रांसमीटर पकड़ा गया और इंटेलिजेंस एजेंसी को बुला गया, चुप हो जाओ, डोंट प्रोग्रेस फर्दर। कैसे देश बचेगा? क्या देश को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी खाली सेना की है? खाली खून बहाने की जिम्मेदारी सेना की है? बाकी लोग को क्या जिम्मेदारी है? तो ये जो अभी राहुल गांधी डोकलाम के समय में वो जाके चाइनीज एम्बेसडर के साथ डिनर खाते हैं, क्यों भाई? क्यों? क्या डिस्कस किया? प्रधानमंत्री को ब्रीफ करो ना, क्या डिस्कस किया? 2008 में कांग्रेस एमओयू साइन करता है, कांग्रेस पार्टी एक दुश्मन देश के साथ। क्या है उसका टेक्स्ट? आज तक देश को पता नहीं।
आज तक देश को पता नहीं है वो टेक्स्ट है क्या। मुझे पता है उसमें थोड़ा थोड़ा आभास है उसमें क्या हो सकता है और क्यों राहुल गांधी ने और सोनिया ने साइन किया, लेकिन बोलूँगा नहीं टीवी पे। थोड़ा सा हिंट तो दे दीजिए। मैं जानता हूँ वो फिर हिटिंग द बिलो द बेल्ट हो जाएगा। हम लोग सेना में मर्यादा रखते हैं, आप लोग समझदार हो, मीडिया वाले हो, ढूंढो, सब काम हमसे करवाओगे क्या? आप लोग ढूंढो, ये आप लोगों का काम है? तो ये सब जो है क्या ये राजद्रोह नहीं है?